पूर्व सांसद धनंजय सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस ढूंढ रही है। लखनऊ में 4 ठिकानों पर धनंजय के लिए दबिश दी गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत हत्याकांड में आरोपी हैं धनंजय सिंह। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है और पुलिस ने कई जगहों पर कानूनी नोटिस भी चस्पा कर दिया है। तो धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी, लगातार पुलिस सक्रिय गिरफ्तार करने के लिए। 4 ठिकानों पर लखनऊ में दबिश दी गई है। अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी हैं धनंजय सिंह। गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को तलाश रही है यूपी पुलिस पूरी सरगर्मी से। तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की तलाश में है यूपी पुलिस। कई जगहों पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। 4 जगहों पर लखनऊ में दबिश दी है पुलिस ने और लगातार उनकी तलाश के लिए पुलिस सक्रिय। गुडम्बा में शादियाना होटल और इसके अलावा दूसरी जगहों पर भी छापे मारे गए। ऐशबाग इलाके में, गोमती नगर इलाके में छापेमारी की गई। खबर नोएडा से। नोएडा में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए 38 जगहों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे और इन कैमरों का काम होगा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। यातायात नियम तोड़ने वालों का चालान और चालान होकर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर मैसेज चला जाया करेगा। नोएडा शहर के चौराहे भी अब कैमरों से लैस होंगे। जी हां, अपराध को रोकने के लिए 38 जगहों पर ANPR कैमरे नोएडा में लगाए जाएंगे। ये अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे नंबर प्लेट को और उसके बाद चालान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। पूर्व IAS और पूर्व IFS अफसर के खिलाफ CBI जांच की लोकायुक्त ने सिफारिश की है। 2017 में बलरामपुर के सोहलवा में वन्य जीव प्रभाग के लगभग 12 करोड़ के खेत की लकड़ी की अवैध कटान को लेकर CBI जांच की लोकायुक्त ने सिफारिश की। और एक बड़ी खबर लखनऊ से। मंत्री के फर्जी लेटर पैड के इस्तेमाल पर FIR की गई है। अज्ञात जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। मंत्री सिद्धार्थनाथ का फर्जी लेटर पैड बना था। फर्जी लेटर पैड से PWD अधिकारी की शिकायत की गई। जांच में मंत्री के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। तो मंत्री सिद्धार्थनाथ का फर्जी लेटर पैड बना था और इससे PWD अधिकारी की शिकायत की गई थी। जांच में मंत्री के हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए थे। ये बड़ी अपडेट। लखनऊ में फर्जी लेटर पैड के इस्तेमाल पर FIR की गई। अज्ञात जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। सांसद कौशल किशोर के बेटे पर हमले का मामला है। आरोपी आयुष अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा आयुष का साला आदर्श। गोलीकांड में खुद फंसे आयुष और रिश्तेदार। आयुष ने खुद आदर्श से गोली चलवाई है और अब वो फरार है। कई सवालों के जवाब वैसे अभी भी आने बाकी हैं इस मामले में। पुलिस को अभी आयुष को गिरफ्तार करने की मशक्कत करनी है। यह भी पता लगाना है कि आयुष के साले आदर्श ने जिन 3 लोगों के नाम लिए हैं उनसे आयुष की दुश्मनी क्या है और आयुष ने उन्हें फंसाने की साजिश क्यों रची। जिस पिस्तौल से आयुष को गोली मारी गई वो लाइसेंसी है या अवैध? अगर पिस्तौल लाइसेंसी है तो किसकी है? अवैध है तो कहां से आई? इन्हीं सवालों की छानबीन पर यह सारी कवायद पुलिस की, इन्हीं सवालों को ढूंढने की। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव, कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से सांसद पुत्र जो है वो लगातार गायब हैं और अभी तक गायब हैं। इस बारे में पुलिस क्या कह रही है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से दे रहा था, अगर हम कहें कि उनको आयुष को जो गोली लगी उसके बाद राजधानी लखनऊ में सनसनी फैल गई कि आखिर सांसद के बेटे को गोली किसने मार दी। फिर ये खबर आई कि बदमाशों ने गोली मारी, पर पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि खुद आयुष जो सांसद का बेटा है उसने ही अपने साले आदर्श से खुद के ऊपर फायरिंग कराई। और उसका उद्देश्य ये था कि उसके जो प्रतिद्वंदी हैं, 3 नाम उसने लिए थे, उसका जो साला आदर्श है कि उनको वो फंसाना चाहता था। और जब इस बात का खुलासा हुआ तो आयुष जिसको गोली लगी थी उसका उपचार हुआ और वो ठीक हो गया, वो गायब हो गया। उसे पुलिस पकड़ नहीं पा रही क्योंकि अब मामले का आरोपी तो वो खुद हो गया है। उसने एक षड्यंत्र रचा, अपने ऊपर फायरिंग कराई, तो इसीलिए पुलिस ने उसको आरोपी बनाया है। और अभी जो इलाज के लिए पहुंचा था वो अब फरार है, उसे पुलिस पकड़ नहीं पा रही, पता नहीं लगा पा रही। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो प्रतिद्वंदिता है, खासतौर से जो जिस क्षेत्र में आयुष काम करता था वहाँ पर जो प्रतिद्वंदिता है उसी के चलते उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। और अगर सांसद कौशल किशोर की बात करें तो कुछ समय पहले कौशल किशोर का एक और जो बेटा था उसकी शराब ज़्यादा पीने की वजह से मौत हो चुकी है। और उसको लेकर उसके बाद से खुद सांसद पूरे, हम कहें तो उनका जो क्षेत्र है लखनऊ मोहनलालगंज, वहाँ पर वो एक अभियान चला रहे हैं कि युवाओं को नशा मुक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरा बेटा देखिए किस तरीके से साजिश रच रहा है अपने प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए। अब पुलिस के सामने यही चैलेंज है कि आखिर वो आयुष का पता लगाए, आयुष कहाँ चला गया है, कौन लोग उसकी मदद कर रहे हैं, और जिन लोगों का नाम आदर्श ने लिया है आखिर उससे क्या प्रतिद्वंदिता थी, क्या रंजिश थी, किन वजहों से वो उन्हें फंसाना चाहता था। जी, तो क्या पुलिस आज कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, दबिश दे सकती है, या कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है जिससे आयुष तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके, उसे गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ की जा सके? अनुभव देखिए, आदर्श ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पुलिस ने उन सभी जगहों पर तलाशी की है, छापेमारी की है जहां पर भी आयुष जा सकता है। उसके जो नंबर है वो भी सर्विलांस पर लगे हुए हैं। उसके जो कुछ खास मित्र यार हैं उनसे भी लगातार निगरानी उनकी पुलिस कर रही है। और पुलिस की कोशिश यही है कि आयुष को जल्द से जल्द अपनी गिरफ्त में लिया जाए और फिर उसे कोर्ट में उसे भी पेश किया जाए, क्योंकि ये मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था। और इसमें जिस तरीके से फायरिंग की बात सामने आई थी देर रात, और ये कहा गया कि बदमाशों ने गोली मार दी, उसको लेकर कानून व्यवस्था पर भी एक चैलेंज था, एक सवाल उठा था। और अब आयुष जो जिस पर खुद फायरिंग हुई, जिसने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई, वही गायब है, वही फरार है, उसे पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। तो इसलिए अब लगातार पुलिस की छापेमारी ऐसी जगहों पर चल रही है जो संभावित ठिकाने आयुष के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शुक्ला इन तमाम जानकारियों के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है, खाद कारखाने का वो निरीक्षण करेंगे। केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। गोरखपुर खाद कारखाने के नए प्लांट का प्रधानमंत्री लोकार्पण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में लोकार्पण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे खाद कारखाना पहुंचेंगे। केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस कारखाने के नए प्लांट का खुद प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण कर सकते हैं जुलाई में, और इसीलिए मुख्यमंत्री विशेष तौर पर इस कारखाने को देखेंगे, समझेंगे वहां का दौरा करके कि इसमें क्या प्रगति है उसके निर्माण में। हमारे गोरखपुर संवाददाता नीरज श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नीरज, मुख्यमंत्री कब गोरखपुर पहुंचेंगे और ये जो खाद कारखाना है इसमें क्या हो रहा है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए राजेंद्र, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और उनके साथ में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा 9:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और लगभग 10:45 बजे उनके खाद कारखाने पहुंचने का समय है। और उम्मीद की जा रही है कि 11:15 से 11 बजे तक वे वहां पहुंचेंगे और लगभग 2 घंटे तक वे जो नया गैस निर्मित प्लांट है और खासकर जो कोरिया निर्मित रबर डैम जो बना हुआ है उसका वो निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों से वहाँ पे जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनसे बातचीत भी करेंगे। और उसके बाद जो केंद्रीय उर्वरक मंत्री हैं वो उनके साथ गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगे और लगभग 4 बजे उनकी वापसी है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा है। कल वे रामगढ़ झील के पास ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क का अनावरण करेंगे और इसके साथ ही जो वहां पर उनकी आदमकद प्रतिमा होगी उसका भी अनावरण वहां पर होना है। और इस दौरान वे पटरी व्यवसायियों को
3 स्थानों पर 900 पटरी व्यवसायियों को वेडिंग जोन का तोहफा भी देंगे और लगभग इसके लिए पूर्व में ही 9000 पटरी व्यवसायियों को चुना गया, जिनको जो इधर उधर अपना ठेला और खुमचा लगाते हैं उनको विस्थापित करना, यहाँ पे बसाना है और उनको एक निश्चित जगह देनी है शहर में कि वे वहाँ पर अपना व्यवसाय कर सकें। और अब बात करें खाद कारखाने की राजेंद्र, तो जुलाई में बहुत ही प्रतिष्ठित है, चूँकि साल 2016 में इन्होंने ही भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और फर्टिलाइजर में खाद कारखाने का उन्होंने वहां पर शुरुआत। जी ठीक है नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। आप कह रहे हैं कि सुबह ही मुख्यमंत्री और उनके साथ केंद्रीय खाद्य मंत्री पहुंचेंगे वहां पे, डीवी सदानंद गौड़ा इसका निरीक्षण करेंगे और जुलाई में प्रधानमंत्री इस कारखाने का लोकार्पण कर सकेंगे। यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस एनकाउंटर में मुन्ना बजरंगी गैंग के 2 शार्प शूटर ढेर कर दिए गए। भदोई का खूंखार बदमाश वकील पांडे मारा गया। शातिर बदमाश अमजद भी मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 2013 में वाराणसी जेल के डिप्टी जेलर की हत्या की गई थी। इनमें से एक जेलर को निशाना बनाने की फिराक में थे दोनों। एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं, 2 शार्प शूटर ढेर यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ सीधा कनेक्ट। ये 2 शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी गैंग के बताए जा रहे हैं मोइन, तो जाहिर सी बात है एसटीएफ और पुलिस इनके पीछे बहुत दिनों से थी। कैसे लीड मिली, कैसे पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, ये दोनों बदमाश जो मुठभेड़ में मारे गए हैं, इनमें से एक का नाम वकील पांडे है और दूसरे का नाम अमजद है। साल 2013 में इन लोगों ने बनारस में एक डिप्टी जेलर की हत्या उस वक्त की थी जब वो जेल से निकल करके जिम जा रहे थे। उसके बाद इनका इतना बढ़ गया था, ये इतने मनबड़ हो गए थे कि इन्होंने तमाम जो है वो भाड़े पर हत्याएं करना शुरू कर दिया था। इन दिनों ये झारखंड की रांची जेल के एक अधिकारी की हत्या करने की तैयारी में थे। इसके साथ साथ प्रयागराज में एक किसी पॉलिटिकल पर्सन की हत्या करने के लिए यहाँ पर आए थे। ये जब बैठ करके यमुना के कछारी इलाके में, अरैल इलाके में इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे हत्या की, तभी एसटीएफ को कहीं से जानकारी मिली। एसटीएफ ने जब पहुंचकर इनकी घेरेबंदी की, इन्हें ललकारा, तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करने के बाद जब एसटीएफ की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई तब इन दोनों बदमाशों को गोली लगी। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। एसटीएफ इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि उसका कहना है कि अगर ये दोनों बदमाश ना मारे गए होते तो ये प्रयागराज में एक हत्या करते, इसके साथ साथ झारखंड जाकर रांची जेल के किसी अधिकारी की हत्या करने की तैयारी में थे। तो इसी वजह से जो है माना यह जा रहा है कि एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ भी इस बात को कबूल कर रही है कि उसने इस मुठभेड़ के जरिए जो है कई लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ने से बचा लिया है। ठीक है मोइन, जिस वक्त आप ये बात करें उस वक्त हमारे पास वक्तव्य मौजूद है एसटीएफ के डिप्टी एसपी का, आइए आपको सुनाते हैं। ये 2 बदमाश थे। ये नैनी थाना क्षेत्र के अरैल के बगल में सोमेश्वरनाथ मंदिर से अरैल एरिया में जो कछार की तरफ रास्ता जा रही है, वहीं हम लोग सोमेश्वरनाथ मंदिर तिराहे पर चेकिंग लगाए हुए थे। सूचना थी कि ये बदमाश आने वाले हैं, लेकिन ये कछार की तरफ भागे। पीछा किया गया तो वहाँ दोनों तरफ फायरिंग होने लगी। उधर से जवाबी फायरिंग हुई, पकड़ने का प्रयास किया गया, गोली लगी, दोनों घायल हो गए। फिर लेकर अस्पताल आए हम लोग यहाँ, लेकिन यहाँ मृत घोषित कर दिए गए। जो मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर थे ये, लेकिन मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद ये यहाँ इलाहाबाद में दिलीप मिश्रा के टच में आ गए थे और दिलीप मिश्रा के लिए काम करते थे सब। वापस एक बार मोइन के पास चलते हैं। मोइन, हमने पूरा एसटीएफ का भी वर्जन सुना। जाहिर सी बात है ये कामयाबी है और इस लिहाज से और ज़्यादा बड़ी कामयाबी है क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। क्या कोई और भी जानकारी पुलिस के हाथ लगी है जो महत्वपूर्ण हो सकती है इनसे जुड़े लोगों के संदर्भ में? देखिए, ये पहले जो एसटीएफ के अधिकारियों का दावा है कि पहले ये मुन्ना बजरंगी के लिए काम करते थे। मुन्ना बजरंगी गिरोह के शार्प शूटर थे।
मुख्तार अंसारी जो कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, पूर्वांचल के माफिया डॉन कहे जाते हैं, उनसे सुपारी लेकर साल 2013 में इन्होंने बनारस में एक डिप्टी जेलर की हत्या की थी। और इन दिनों वो प्रयागराज का जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, समाजवादी पार्टी का नेता है, दिलीप मिश्रा, हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, इन दिनों फतेहगढ़ जेल में बंद हैं, उसके लिए काम करने लगे थे। दिलीप मिश्रा के कहने पर ही वो प्रयागराज आए थे, किसी पॉलिटिकल पर्सन का मर्डर करने की तैयारी में थे। कौन वो व्यक्ति था, सुरक्षा कारणों से एसटीएफ ने उसके नाम का खुलासा नहीं किया है। एसटीएफ ने यह भी बताया है कि वो इन दिनों झारखंड प्रयागराज में वारदात को अंजाम देने के बाद वो झारखंड जाते, वहां रांची जेल के एक अधिकारी की हत्या करने की इन्होंने सुपारी ले रखी थी। तो कई हाई प्रोफाइल लोगों के मर्डर करने की सुपारी इन्होंने ले रखे थे और उससे पहले ही एसटीएफ ने इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया है। और यही वजह है कि एसटीएफ इस मुठभेड़ को एक बड़ी कामयाबी मान रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद मोइन। और बात किसान आंदोलन की करते हैं, जिसे आज 99वां दिन हो रहा है जिसका, और लगातार किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत भी महापंचायतों के जरिए समर्थन जुटाने में लगे हैं और अब फिर से किसानों की भीड़ बॉर्डर पर बढ़नी शुरू हो चुकी है। आंदोलन के 100 दिन होने वाले हैं और इसीलिए बॉर्डर की तस्वीर देखना बहुत आवश्यक है। चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर। शक्ति सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। शक्ति, 99वां दिन आज और कल हो जाएंगे 100 दिन, और 100 दिन होके रहेंगे, चूंकि इस आंदोलन का फिलहाल कोई समाधान होता तो दिख नहीं रहा कि एक दिन में बात खत्म हो जाए। आज क्या कह रहे हैं किसान और 100 दिनों के करीब इस आंदोलन को पहुंचने पर उनकी भावनाएं क्या हैं? ये देखिए, सबसे पहले तो हम गाजीपुर की तस्वीर दिखाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। रोजाना की तरह हम अपने दर्शकों को सुबह की यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर हालात क्या हैं और किसान यहाँ पर किस तरीके से बैठे हुए हैं। अब हम किसानों से बात करते हैं और 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ज़्यादा बात ये बताइए कि अब 100 दिन पूरे हो जाएंगे कल, अब आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी लंबा समय हो गया, काफ़ी लंबा ये आंदोलन हो गया है और अभी लगता नहीं कि ये आंदोलन यहीं रुक जाएगा। आगे की रणनीति हम लोग भी समझ रहे हैं। हमारी आगे पूरी प्लानिंग हो रही है। हम लोगों ने पूरा सिस्टम बना लिया है किसानों का आने और जाने का क्रम। हमारी पंखों की भी व्यवस्था हो रही है। ये तो तय है, 100 नहीं 1500 दिन हो जाए, 3 साल। हमारे टिकट सभी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं 28 मई 2024 तक बैठना पड़ जाए। या तो ये 3 किसान विरोधी काले कानून वापस लेंगे, एमएसपी पर कानून बनाएंगे, या फिर किसान इस सरकार को वापस लेंगे। अब बिना वापस करे हम जाने वाले नहीं है। देखिए, बिना वापिस करे हम जाने वाले नहीं हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कि अब 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, कल पूरे हो जाएंगे। लगातार आप लोग बैठे हैं, घर छोड़कर यहाँ पर बैठे, घर की भी तो याद आती होगी आपको? बिल्कुल घर की याद आती है और घर भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम जाएंगे तो 4 को बुला लेंगे, उसके बाद जाते हैं। ये आना जाना तो लगा रहेगा। किसान है, खेती भी करनी है, काम भी करना है, क्योंकि फसल का समय है तो फसल काटनी भी है, फसल बुवाई भी है, तो आता जाना तो लगा रहेगा। और ये आंदोलन तो चलता रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी नहीं बने, तब तक तो आंदोलन चलता ही रहेगा। और अब किसान जागरूक हो चुका है, पूरे देश में अपने आप किसान आ रहा है, किसी से कहना नहीं पड़ रहा है। किसानों की अगर बात करें तो किसानों ने अब शेड्यूल बना लिया है कि अगर हमें शक्ति, ठीक बात है। क्या पूर्वांचल से भी, क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी कुछ किसानों की आमद आपको दिखाई दे रही है गाजीपुर बॉर्डर पर, या अभी भी ये किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्रों से, जिलों से या तहसीलों से वहां पर पहुंचे हुए हैं? जी, अगर हम पूर्वांचल की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ के किसानों की तो संख्या यहाँ पर गिनी चुनी है। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वह यहाँ शुरू से है और शुरू से ही डटा हुआ है। तो लगातार जिस तरीके से जो पश्चिम के लोग हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, वे यहाँ पर जरूर बैठे हैं। लेकिन जो पूर्वांचल है, अगर हम किसानों से बात करें तो किसानों का यही कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं, अगर ट्रेनें चलेंगी तो किसान यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये दलील दी जाती है किसानों की तरफ से। तो लगातार जिस तरीके से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, तो किसानों ने साफ कह दिया है कि साफ तौर पे ये देखा जा रहा है यहाँ पर कि सर्दी चली गई, अब गर्मी की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। अगर हम बात करें तो यहाँ अगर किसानों की, तो अब यहाँ किसानों ने छप्पर डालने शुरू कर दिए हैं, ताकि जो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में कि छप्पर ठंडा रहता है, उसकी वजह से अब यहाँ पर जो गर्मी की तैयारी है वह भी शुरू। कुल मिला के अब आने वाले मौसम की तैयारी है और लंबे आंदोलन की तैयारी है। और दूसरा तर्क जो आपने बताया कि पूर्वांचल के किसान अगर ट्रेनें चल रही होती रेगुलर तो शायद यहाँ पर पहुँचते। अब ये कितना ठीक है, कितना नहीं ठीक है, ये तो अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं तय करने के लिए। बहुत धन्यवाद शक्ति आपका। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, बकायेदारों पर एक्शन के मूड में है वाणिज्य कर विभाग। बकायेदार विभागों को डिमांड नोटिस भेजने की तैयारी में है
और अलग अलग विभागों पर 1700 करोड़ का टैक्स बकाया है।